शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अयोध्या फैसले पर नजरसानी की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद और हिंदू महासभा समेत दीगर की जानिब से नजरसानी की अर्जियां दाखिल की गई हैं। 18 अर्जियां दाखिल की गई हैं। इनमें 9 इस मामले के फरीकीन की जानिब से जबकि 9 तीसरे फरीक की जानिब से दाखिल की गई हैं। समाअत करने वाली बेंच पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे के साथ साथ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, S.A. नज़ीर और संजीव खन्ना शामिल हैं। जस्टिस खन्ना के अलावा इस बेंच में तमाम जज वही हैं जिन्होंने मालिकाना हक के केस में फैसला सुनाया था। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, अयोध्या फैसले पर नजरसानी की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है वो मुकम्मल हो गई है और क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, इस सिलसिले में आज दरअसल ये फैसला होना था कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में जो हम नजरसानी की अर्जियां हैं क्या उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस चीज को लेकर के सुनवाई जो है वो इन कैमरा यानी कि खुफिया तौर पर क्या आप कह सकते हैं कि दूसरे तमाम वकीलों से दूर होकर इन कैमरा सुनवाई हो रही है। और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरह का फैसला दे सकता है। 4 बजे के करीब ये फैसला आ सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिव्यू पर तैयार होता है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उस रिव्यू पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं। खासतौर से मुस्लिम फरीक जो है वो ये कह रहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में फैसला दिया, जैसे कि 1992 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया वो एक क्राइम था। इसी तरीके से वहाँ वक्त को माना, मस्जिद में नमाज होने को माना। और इसी के साथ 1949 में वहाँ जो मेन चबूतरा था, चबूतरे से जो मूर्तियां गुम्बद के नीचे ले जाकर रखी गई उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो फिर क्या जिन लोगों ने ये सब किया था उन्हीं को जमीन दी जानी चाहिए थी। मुस्लिम फरीक का ये भी कहना है कि आखिर हमने जब 5 एकड़ जमीन की बात नहीं की थी, बाबरी मस्जिद के बदले में जगह लेने की बात नहीं की थी, फिर वो ऐसा फैसला क्यों दिया गया। तो अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का अपनी जो स्पेशल पावर है उसका इस्तेमाल किया है अमन और अमान के लिए, क्योंकि जब फैसला आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम आधी जगह मुस्लिम फरीक को भी दे देते हैं तो उससे पायदार अमन कायम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 5 एकड़ जगह दूसरी जगह पर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है आज की इस सुनवाई में, जिस तरह से इन कैमरा सुनवाई हो रही है, हाँ। ये तय करना है कि आखिर क्या इस मामले पर दोबारा से ओपन कोर्ट में सुनवाई हो या हो। तो अब ये पूरी सुनवाई पूरी हो गई है। 4 बजे के करीब इस मामले में पूरे तौर पर फैसला आ जाएगा। जी खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद। और इस वक्त की एक और अहम खबर, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का हिंदुस्तान दौरा मनसूख हो गया है। वो आज दिल्ली आने वाले थे। आपको बताएं कि A.K. अब्दुल मोमिन आज दिल्ली आने वाले थे। उनके दौरे की मनसूखी की जो वजह है वो नहीं बताई गई है। हालांकि कयास किया जा रहा है कि शहरियत तरमीमी बिल के ताल्लुक से उन्होंने जो तबसरा किया था वो इसकी एक वजह हो सकती है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा A.K. अब्दुल मोमिन का आज हिंदुस्तान का दौरा जो है वो मनसूख हो गया है। इसकी वजह नहीं बताई गई है। शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी इसकी वजह हो सकती है। तो बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का हिंदुस्तान दौरा मनसूख हो गया है। आज दिल्ली आने वाले थे A.K. अब्दुल मोमिन, लेकिन उनका ये दौरा मनसूख कर दिया गया है। दौरे की मनसूखी की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन कयास यही किया जा रहा है कि शहरियत तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ जो उन्होंने तबसरा किया था वो इसकी एक वजह हो सकती है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा A.K. अब्दुल मोमिन का आज दिल्ली आने का जो
प्रोग्राम था। आज हिंदुस्तान जो दौरा था वो मनसूख हो गया है। और अब झारखंड असेंबली चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। झारखंड असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत 17 असेंबली हलकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। अब तक झारखंड में 46% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 300 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 17 असेंबली सीटों में से 12 असेंबली सीटें हसास मानी गई हैं। इन 12 सीटों पर पोलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। 3 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होना थी। बाकी 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होना है। और चलिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथी नौशाद आलम मौजूद हैं। नौशाद से ही जानेंगे। नौशाद, कुछ इलाकों में 3 बजे तक ही वोटिंग होना थी, वहां पर अब ये पोलिंग खत्म हो चुकी है और कुछ इलाकों में 5 बजे तक ये पोलिंग जो है ये जा सकती है। क्या कुछ अभी वहां पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल है ना। देखिए 12 असेंबली हलके जो कि हसास जो है के ज़िम्मे में है, वहाँ 3 बजे तक जो है वो वोटिंग का वक्त मुकर्रर है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं जैसे रामगढ़, रांची का भी कांके हटिया जो इलाका है वो असेंबली हलका, वहाँ पे 5 बजे तक जो है वो वोटिंग का वक्त है। हम अभी रामगढ़ में मौजूद हैं। रामगढ़ का ये कैंटोनमेंट का ये स्कूल है, वहाँ पे बूथ नंबर 1 और 2 का इलाका है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो दोपहर में 2 बजे के बाद कुछ भीड़ जो थी वो भीड़ यहाँ से वोटिंग के बाद वो यहाँ से रवाना हो गई थी। लेकिन उसके बाद चूँकि दोपहर का वक्त है, खाने का वक्त है, तो खाने के बाद जो है लोग फिर से इस जगह पे आना शुरू हो गए हैं। हम जो है वोटरों की तादाद हालांकि काफ़ी कम है और शहरी इलाका होने की वजह से कुछ इत्मीनान से लोग आ रहे हैं। चूँकि 5 बजे तक का वक्त है इसलिए जो है लोग इत्मीनान से आ रहे हैं खाना खाने के बाद। हम कुछ वोटरों से बातचीत करेंगे। इसमें ख़वातीन की भी लाइन है और मर्द भी है लगे हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे कितना जोश है उसे वोट को लेकर के, कितना जोश है खाना के बाद, काफ़ी इत्मीनान के बाद। चूँकि सुबह में भीड़ का भी वक्त होता है तो भीड़ से बचने के लिए भी आपने दोपहर के बाद का जो है वक्त आपने चुना है, तो कितना आसानी हो रही है और कितना अमन सुकून के साथ आप वोटिंग दे रही है? बहुत सुकून के साथ आए हैं वोट देने के लिए। कैसा जज्बा कितना है, जोश कितना है इसको लेकर? 5 साल में, चूँकि 5 साल में एक बार आता है, जमहूरियत का एक जश्न का मौका है, तो कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब वोट देने के लिए आए हैं, बस अपनी क्या बोले हमको सब। मतलब क्या चाहती है, क्या तरक्की कैसा होना चाहिए? ये तो ऐसे उम्मीदवार हो जो सबके लिए फलाह बहबूद का काम कर सके। जी, हर सुविधा वैसे तो हो ही रहा है और अच्छा ही से हो, समझे। तो हिना, आपने देखा ये इनका ख्याल है कि जो तरक्की हो रही है उसमें भी कुछ मज़ीद और तरक्की होनी चाहिए। और यहाँ पे 2 बूथ है, लेकिन दोनों बूथ की बात हम करें तो दोनों में जो वोटिंग का जो फीसद है 10% का जो है ना उसमें डिफरेंस जो है ना पाया जा रहा है। बूथ नंबर 1 चूँकि शहरी इलाका है, यहाँ के जो वोटर्स हैं वो जो है 43% अब तक जो है ना वोटिंग हो चुकी है। वहीं पे 2 नंबर जो बूथ है वहाँ पे चूँकि दूर दराज के लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देहाती इलाके से वोटर जो है ना आते हैं, इसलिए वहाँ पे 33% का वोटिंग हुआ है। तो आप 10% का जो है ना डिफरेंस आप मान सकती हैं। यहाँ पे कुछ वोटर्स हैं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस जोश के साथ जो है यहाँ पे वोटिंग हो रही है। आप बताएं कि और क्या होना चाहिए इस इलाके में? बहुत सारे चीज़ हैं जो किया जा सकता है। बहुत सा विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, रोड की सुविधा अच्छी नहीं है, और आपका रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, हाँ। रोजगार की समस्या है जो बिल्कुल नहीं हुई है। इन सारी चीज़ों पर काफी जोश देखा जा रहा है यहाँ पे। वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा जोश देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और वोटर लोग बहुत उतावित हैं कि मैं वोट दूं विकास को देखते हुए। आज यहाँ पर जो विकास हुई है उस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग वोटर बहुत खुश होकर के वोटिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने जो इंतजाम किया था, बहुत भयमुक्त वातावरण में चुनाव दे रहे हैं, चुनाव की जो प्रक्रिया जारी है, तो कितना जो है ना आप प्रशंसा करेंगे उसकी? हाँ, माने प्रशासन का जो है ना बहुत अच्छा ये रहा, व्यवस्था रहा। और जितने भी भयमुक्त होकर के लोग जो है ना अपना
ये दिए हैं, वोट किए हैं सब। है ना, देखिए इन लोगों का इतना जो ख्याल है, ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया का जो कोशिश रही है अमन और सुकून के साथ जो है इंतखाबात देने का, तो उसकी वजह से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पुलिस का जो अमला है ये भी काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और इत्मीनान से भी बैठे हुए थे। हालांकि हमने जब लाइव का शुरू किया तो वो थोड़ा खड़े भी हो गए। नौशाद, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ कितना खवातीन भी दिखाई दे रही हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो निकली हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, क्या कुछ उनके दिमाग में है, क्योंकि खवातीन की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है जो कि बेहद खुशाइंद बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि खवातीन जो है ना यहाँ पे ज़्यादा तादाद में है और कुछ जो है ना महिलाओं से हम बात करते हैं, कितना जोश है और क्या सोचकर आप वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं? जी, जोश तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले यहाँ के जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद दूंगी जिन्होंने यहाँ का व्यवस्था दुरुस्त रखे हैं। सभी मीडिया कर्मी को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के इस पर्व में बहुत अच्छा हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही खुशी है लोगों में, क्योंकि 5 साल बाद फिर मौका मिला है एक अच्छे अपने प्रतिनिधि को चुनने का। तो हम लोगों का सबका मतदान जा रहा है एक राष्ट्र हित में और भारत को जो बल देने का कार्य किया जा रहा है और सुरक्षा की बात करें, भारत को सुरक्षा और विकास दोनों मिल रहा है और इतना सरकार जो है एक से एक कड़ी निर्णय ले रही है भारत के हित में, तो हमारा वोट उनके लिए है। तो बिल्कुल देखिए, ये जो है वो इनका इजहार ख्याल है कि काफ़ी जो है ना इंतज़ामिया की जो है ना उन्होंने तारीफ़ की है कि जो उन्होंने माहौल जो है ना फ़राहम किया है उससे जो है ना बेखौफ ख़तर होकर वो जो है इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आपसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कितना जोश है और क्या मुद्दा है ख़ास और क्या होना चाहिए था, जो पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ और क्या बाकी रह गया जो होना चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे कि या कुछ नहीं हुआ, या आप अपने शब्दों में बताएं। नहीं, काम तो काफ़ी हुआ है। यहाँ पे विकास मुद्दा है और रामगढ़ में काम काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी भी रामगढ़ में कई कामों को करना बाकी रह गया है। इनमें से हम समझते हैं मेडिकल कॉलेज है, शिक्षण संस्थानों की कई अभी कॉलेज को आना यहाँ पे कमी है और रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी, कई चीज़ों का अभी काम और करना बाकी रह गया जो कि आगे होना चाहिए। इसलिए विकास मुद्दा, यहाँ के लोग सारे लोग काफ़ी उत्साहित होकर के केवल विकास को नज़रों में रख करके वोटिंग कर रहे हैं। कोल फील्ड का भी एरिया है तो उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, तो क्या उसमें भी नौकरी है या होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नौकरी की तो कमी है अभी और नौकरी होनी चाहिए और इसके लेकर के मैं समझता हूं कि जो भी प्रतिनिधि चुन करके आएंगे उनका ये मतलब प्रयास होना चाहिए कि उसमें बढ़ चढ़ करके उस काम को पूरा करें। तो है ना, देखिए पूरे रियासत में ये तो कुदरती दौलत से मालामाल ये रियासत है। झारखंड के ये जो रामगढ़ शहर है ये काफी मकबूल और जी नौशाद, तो लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। सुबह से आप हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर जो वहां की तफसीलात हैं, वहां पर जब वोट देने के लिए इंसान निकला है तो वो क्या सोचता है वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद, तमाम तर तफसीलात के लिए। खास पुरअमन तरीके से हल करने का वादा किया था जिसे कांग्रेस ने लटका कर रखा था। अब अयोध्या में अजीमुशान मंदिर की राह हमवार हो गई है। राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद सदियों से, यानी 2-5 साल 50 साल नहीं, सदियों से चल रहा है, जिसको कांग्रेस ने जानबूझकर के उलझाया, बार बार उलझाया। हमने कहा था, याद करिए, हमने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में लिखा था कि राम जन्मभूमि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। ये हमने कहा था, ये कहा था शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया कि नहीं सुलझाया? 370 हट चुका है और भारत का संविधान पूरी तरह से वहां लागू है। आप मुझे बताइए, 370 हटाने का वादा हमने पूरा किया कि नहीं किया? ये बड़ा निर्णय हमने किया कि नहीं किया? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी बिल के ताल्लुक से अवामी रैली से खिताब के दौरान कहा कि शुमाल मशरक़ के बेशतर हिस्से को बिल के दायरे से अलग रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस खित्ते में कशीदगी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया।
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए। दशकों से वो भारत के अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, अनधिकृत रूप से रहे जाते हैं। उनको राजनीति के लिए उपयोग तो किया गया, लेकिन उनको नागरिकता को लेकर सिर्फ वादे मिले। और आप अखबार निकाल दीजिए, हर चुनाव के पहले कांग्रेस के किसी न किसी नेता ने, कांग्रेस की किसी न किसी इकाई ने ये बयान दिया है। पुराने अखबार निकाल देना, उन्होंने वादे किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए जो विस्थापित हैं उनको हम नागरिक अधिकार देंगे, हिंदू को देंगे, सिख को देंगे, ऐसा भी कहा है। लेकिन कल आपने देखा फिर पलट गए। भाइयों बहनों, जिस गरीबी, गंदगी और उपेक्षा की स्थिति में ये हमारे भाई बहन पाकिस्तान में थे, कांग्रेस की सरकारों ने यहां भी उनके साथ वही बर्ताव किया। भाइयों और बहनों, 10 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़े तो दर्जनों ईसाई परिवार भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए थे। भारत इसलिए आए थे क्योंकि उनके भी पुरखे इसी धरती से जुड़े हुए थे। लेकिन इन लोगों का भारत में आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने साथ नहीं दिया। ऐसे ईसाई परिवार आज भी बहुत ही दयनीय स्थिति में जिंदगी गुजार रहे हैं। साथियों, आज जब ऐसे लाखों गरीब, प्रताड़ित, वंचित, शोषित दलित परिवार, सिख परिवार, ईसाई परिवार, उनको भाजपा ने अपने वादे के अनुसार नागरिकता देने का कानून बनाया तो कांग्रेस और उसके साथी उसका भी विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम मसला बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी का मानना है कि तमाम समाजी और मिली तंजीमों को शहरियत तरमीमी बिल के हवाले से मिल बैठकर गौर खौस करना चाहिए और आइंदा की हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए। कमाल फारूकी ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल और NRC एक दूसरे से जुड़े हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कल राज्यसभा से पास हो गया और आखिरी मरहले में है, वो कानून बनने जा रहा है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर कमाल फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, आप लोगों की क्या आगे अब रणनीति होगी, क्योंकि ये बिल तो आ रहा है, आप लोग मुखालफत भी कर रहे थे। देखिए, बात यह है कि अब ये बिल आ गया है, दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया है, प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलने के बाद फिर ये लॉ बन जाएगा। क्या आप चाहते हैं प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करें? हमारे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होगा। अब हमको देखना यह है कि इस एक्ट के बनने के बाद जो है हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमको लगता है सबसे पहले तो इस पूरे CAB के ऊपर बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ का पहलू, और इससे जो पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने की कोशिश की जा रही है उन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद, और तमाम इज्तमाही तौर के ऊपर, न सिर्फ ये कि इसमें मिली तंजीमें बल्कि वो तमाम तंजीमें जो मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए सब कुछ करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, उन सब के साथ मिल बैठकर एक गुफ्तगू करनी चाहिए कि हमारा क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो लीगल पैनल है, कानूनी जो उनका पैनल है, क्या वो इसका जायज़ा लेगा, कोई मीटिंग करेगा? पहले तो समझ लिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हमारे दायरे इख्तियार के अंदर नहीं है, क्योंकि शरई मामला नहीं है, तो इसलिए शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने तौर पर इसके अंदर न करे। क्या आप भी CAB को NRC से जोड़कर देखते हैं? बिलाशुबा CAB जो है वो NRC की एक बुनियाद है। क्या अब ये बिल तो आ गया, कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, आप जैसी बोर्ड की तंजीम है या दूसरी मुस्लिम तंजीम, खासतौर से इंडियन मुस्लिम्स, क्या अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या वो जा रहे हैं? हम ये समझते हैं कि
इसके ऊपर जाएंगे। जो जाना चाहते हैं चले गए हैं ऑलरेडी, या जिन्होंने अनाउंस कर दिया है तो उनका तो आपको पता चल गया कि वो ज़रूर जाएंगे। लेकिन हम ये सकते हैं बाय एंड लार्ज इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और ये कितना अहम पहलू है जिसमें मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है, और हमारे लिए मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में होना जो है तमाम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक घंटी है। तो हमको उस पर गौर करना चाहिए। इसमें माइनॉरिटीज़ और ख़ास तरीके से मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ को तो इसमें कैब में बहुत ही भोंडे अंदाज के अंदर मतलब कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सब लोगों को उसमें ऐड कर दिया है। तो ये एक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया है। हमको इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम ये समझते हैं कि उस पर गौर खौज करने के बाद ही हमको कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये थे कमाल फारूकी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि इस पर बहुत गौर खौज करने के साथ यानी फूंक फूंक पर कदम रखा जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से कहीं ये एक ट्रैप तो नहीं है जिसमें इंडियन मुस्लिम्स को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा क्या कोई कानूनी लड़ाई बोर्ड की तरफ से शुरू होती है या दूसरी तंजीमों की तरफ से शुरू होती है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के आईजी अब्दुल रहमान ने इस्तीफा देकर सीएबी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उनका दावा है कि उन्होंने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज में दफ्तर न जाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र पुलिस से पिछले 21 बरसों से वाबस्ता रहे अब्दुल रहमान शहरियत तरमीमी बिल को आइन की रूह और मसवात के बुनियादी हक के खिलाफ मानते हैं। रहमान जो है वो 1997 बैच के आईपीएस अफसर हैं और महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे इनसे पूछते हैं कि एक बात ये बताइए कि अचानक इस्तीफे की वजह क्या बनी आपके? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पार्लियामेंट से पास हुआ है और कल राज्यसभा में भी पास हो गया। ये जो बिल है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है उसके खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो बराबरी का जो हक है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उसको ये वायलेट करता है। ये बिल जो है धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और भेदभाव जो है वो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मना किया गया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो बिल है और कल जाकर के ये एक्ट बनेगा, यह पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। इसीलिए मैंने एहतजाजन इन अपोजिशन टू दिस एक्ट मैंने रेजिग्नेशन दिया है। और हिंदुस्तान के लोगों को जो है वो एनआरसी का बायकॉट करना चाहिए, एनआरसी को नहीं मानना चाहिए। क्या आपका ये स्टैंड है इस पूरे सिनेरियो को लेकर? देखिए, मैंने जो ट्विटर पे लेटर शेयर किया है उसमें मैंने कहा है कि एनआरसी का जो एक्सरसाइज है इससे सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम्स और गरीब तबका। यानी अपना काम काज सब छोड़ करके डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, सरकार को जमा करते हैं और सरकार का जो आदेश है उसका इंतजार करते हैं। मेरा मानना है कि ये जो एनआरसी है पूरी तरह से इनह्यूमन है। ये जो इंसानी जो एलिमेंट है इसके खिलाफ है और इसको अपोज करने के लिए इन्हीं सारे कैटेगरीज को सामने आना चाहिए और डेमोक्रेटिक वे में इसको अपोज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आंध्र प्रदेश से खबर है, जहां की विजयवाड़ा में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज विजयवाड़ा में अंबेडकर मुजस्मे के पास किया गया। मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने अवाम से अपील की है कि सीएबी एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करें और आइन और जमहूरियत की हिफाजत के लिए आगे आएं। और वहीं आसाम में भी शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। हुंगाई गांव, मोरीगांव, गोलपाड़ा, मजोली समेत दीगर इलाकों में लोग आज भी सड़कों पर उतरे। इस बीच जोरहाट और तेजपुर में फौज ने फ्लैग मार्च किया। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया। हसास मुकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रियासत आसाम के लखनपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, गोलाहाट, तिनसुखिया समेत 10 अजला में इंटरनेट खिदमात आज शाम 7 बजे तक के लिए मुअत्तल हैं। शुमाल मशरक की जानिब जाने वाली कई ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है। और वहीं शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पहली रिट पिटीशन दाखिल की गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। IUML बिल को गैर आईनी मानती है। इसी बुनियाद पर उसने इस बिल को रद्द करने की अपील अदालत से की है। जमीयतुल उलमा हिंद भी बिल के खिलाफ है। जमीयत का मानना है कि यह बिल आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
जमीयतुल उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। उधर कांग्रेस ने भी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इशारा दे दिया है। मुस्लिम खवातीन को सनत और तिजारत के मैदान में आगे लाने के लिए बेंगलुरु की मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने एक अहम कदम उठाया है। इस एसोसिएशन ने खवातीन का अलहदा शोबा कायम करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए खवातीन सनतकारों और ताजिरों की एक टीम तश्कील दी गई है। बेंगलुरु में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के इजलास में सनत के मैदान से जुड़ी खवातीन ने कहा कि मुस्लिम खवातीन काफ़ी हुनर जानती हैं, घरेलू जिम्मेदारियों के साथ मुलाजमत और तिजारत की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देती हैं, लेकिन सनतकारी के मैदान में मुस्लिम खवातीन की रहनुमाई और हौसला अफजाई के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। पहली मरतबा ये ऐसा है कि मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने खवातीन की रहनुमाई फराहम करने का ये अहम कदम उठाया है।